सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है कंप्लीट एसईओ कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जो एसईओ के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। गाइस, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सुपर एडवांस एसईओ कोर्स। तो आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर उसके सर्च बॉक्स में लिखो डिजिटल गाइडर्स और लिखकर आप सर्च करो और फर्स्ट रिजल्ट पे जो चैनल आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ सिखाएंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में, हम इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से लेकर सुपर एडवांस के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एसईओ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। फ्रेंड्स, एक और बात, मैं जितने भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ उतने वीडियोस मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डालूंगा। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक के पेज पर पहुंच जाइए और वहाँ पे हमारे प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। वहाँ पे मैं रेगुलरली कंटेंट अपडेट करता रहूँगा। जैसे ही मैं यूट्यूब पे जो कंटेंट डालूंगा वो कंटेंट मैं वैसे ही सेम कंटेंट फेसबुक पर भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो गाइज़, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल का आइकन है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 के द बेसिक्स ऑफ एसईओ में चैप्टर 5 टॉप गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल के कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर्स हैं। तो गूगल के ऑन साइट के भी कुछ रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑन साइट फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे चेंजेस करने होते हैं, कुछ ऐसी अपडेट्स करनी होती है आपकी वेबसाइट में, कुछ ऐसे सुधार करने होते हैं जिससे गूगल जो है आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देती है। तो ऑन साइट रैंकिंग के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला है साइट अपडेट्स। इसमें बताया गया है नो एंड नेवर गूगल हैज़ ऑफिशियली डिनाइड दैट दे डोंट यूज़ एनी पब्लिश फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम। गूगल ने कभी भी यह नहीं बताया है, ऑफिशियली गूगल ने कभी नहीं बताया है कि वो कोई भी पब्लिश फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम को यूज़ करता है। मतलब वो कोई भी ऐसे एल्गोरिदम को यूज़ नहीं करता है जो गूगल को ये बताए कि ये पोस्ट अभी पब्लिश हुई है और मुझे जाके उसे रैंक करना है। ये इस टाइप की एल्गोरिदम गूगल कभी यूज़ नहीं करती है और उसने कभी बताया भी नहीं है। वो बस रियल और बेस्ट कंटेंट को ही लाइक करता है। और दूसरा फैक्टर है हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट। अब ये एसएसएल क्या होता है? एसएसएल होता है सिक्योर सॉफ्टवेयर लेयर। तो एसएसएल जो होता है फ्रेंड्स, उससे अगर वो हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं तो हमारे जो यूज़र्स हैं उन्हें सिक्योर फील होता है। मतलब उन्हें लगता है कि उनका डेटा सेफ है, उनका वो जो डेटा वेबसाइट में दे रहे हैं वो कहीं नहीं जाएगा। तो मैं आपको एसएसएल का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए ये एक वेबसाइट है शाउट मी लाउड और यहाँ पे आप देख सकते हो इस वेबसाइट की यूआरएल है और इसके बगल में आप एक लॉक जैसा देख सकते हो, एक ताला जैसा देख सकते हो। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ बता रहा है कनेक्शन इज सिक्योर और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी इस वेबसाइट को दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट। तो अगर इस सर्टिफिकेट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है उसे बोलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, जो कि इशूड किया गया है क्लाउडफेयर की तरफ से। और ये कब इशू किया गया है आप देख सकते हो, डेट इसकी 6/17/2021 से लेकर 6/17/2022 तक। तो एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में और हम जानते हैं। गूगल हैज़ कन्फर्म दैट दे यूज़ एसएसएल एज अ रैंकिंग फैक्टर। तो गूगल ने ये कन्फर्म किया है, गूगल ने ये बोला है, अपने ब्लॉग्स पे मेंशन किया है कि जो वेबसाइट्स एसएसएल यूज़ करती हैं उन्हें गूगल अच्छी रैंकिंग देता है। तो आप अपनी वेबसाइट पर एसएसएल यूज़ कीजिए। और एसएसएल कौन सा? क्लाउडफेयर का एसएसएल, जो कि फ्री होता है और ये बहुत बड़ी वेबसाइट है क्लाउडफेयर। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है वो क्लाउडफेयर का ही फ्री एसएसएल यूज़ करते हैं। और अगर आपकी जो होस्टिंग कंपनी है वो कोई एसएसएल आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रही है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में जो एसएसएल अच्छा है वो क्लाउडफेयर का फ्री एसएसएल ही बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो आपको क्लाउडफेयर का फ्री एसएसएल बनाना कहाँ से है ये मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। तो ये मैं गूगल पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा क्लाउडफेयर। सर्च करने के बाद ये जो रिजल्ट है आपको इस पर क्लिक कर देना है। रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है। यहाँ आपको अपना एक ईमेल और यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड एंटर करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है।
और भी कुछ स्टेप्स होती हैं जो कि आप यूट्यूब के अदर वीडियोस को जाके देख के यहाँ पे सीख सकते हैं। यूट्यूब के जो अदर वीडियोस हैं वहाँ पे आप जाकर सीख सकते हैं कि क्लाउडफ्लेयर में साइन अप कैसे करते हैं, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जो आपको बहुत इरिटेट भी करेगी। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इसे क्लोज़ कर दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा है साइट अप टाइम। ये भी एक ऑन साइट रैंकिंग फैक्टर है। इसमें बता रहा है लॉट्स ऑफ डाउन टाइम विल श्योर डिक्रीज योर साइट रैंक। तो आपकी जो वेबसाइट का अप टाइम जो होता है वो बहुत कम है और डाउन टाइम बहुत ही ज़्यादा है, तो आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो बहुत ही डाउन चली जाएगी। मतलब ये डाउन टाइम और अप टाइम क्या होता है, मतलब जो आपकी जो साइट की स्पीड है वो बहुत ही कम है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट लोड होनी चाहिए 3 सेकंड में, लेकिन आपकी वेबसाइट लोड हो रही है 9-10 सेकंड में, 6-7 सेकंड में लोड हो रही है। तो ये जो आपकी जो साइट के अप टाइम है वो बहुत ही कम है, जिससे आपकी जो साइट का ऑन साइट रैंकिंग फैक्टर है उस पर बहुत असर पड़ता है। आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन चली जाएगी। तो आपको एक अच्छी होस्टिंग बाई करनी है, लेकिन आपको अच्छी होस्टिंग कौन सी बाई करनी है? आपको ब्लू होस्ट या फिर A2 होस्टिंग की होस्टिंग ही बाई करनी है। आपको GoDaddy, नेमचीप, इन दोनों की होस्टिंग एकदम बाई नहीं करनी है। ये दोनों होस्टिंग बहुत ही घटिया होस्टिंग है। मैं एक बार यूज़ कर चुका हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यूज़ मत कीजिए। ये दोनों बहुत ही घटिया होस्टिंग है। एक बार मैंने GoDaddy का होस्टिंग लिया था और उस पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। मैं अपनी वेबसाइट बना के जब अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करने गया गूगल इनसाइट स्पीड चेकर पे, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि मेरी जो होस्टिंग का जो अप टाइम था वो 5 सेकंड था। समझ रहे हैं, 5 सेकंड, मतलब मेरी होस्टिंग से ही रिक्वेस्ट आने में 5 सेकंड लग रहे थे और मेरे जो वेबसाइट्स के अदर ऑब्जेक्ट्स थे वो बस 1 सेकंड में लोड हो रहे थे। मतलब मेरी जो साइट का अप टाइम था वो 6 सेकंड हो जा रहा था। तो मेरी गड़बड़ कहाँ पे थी? गड़बड़ मेरी जो थी वो GoDaddy के होस्टिंग में ही थी, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी रिक्वेस्ट है वो सारे 1 सेकंड में तो आ जा रहे थे, लेकिन जो मेरी वेबसाइट की जो होस्टिंग थी, जो GoDaddy की होस्टिंग थी, उसका रिस्पांस आने में मेरे को 5 सेकंड लग रहा था। तो दोनों मिला के 6 सेकंड का अप टाइम मेरा आ रहा था, जो कि बहुत कम था। मेरी वेबसाइट को लोड होने में बस 3 सेकंड लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो 6 सेकंड में लोड हो रही थी। तो आप एक अच्छी होस्टिंग परचेस कीजिए। ब्लू होस्ट और A2 होस्टिंग सबसे बेटर होस्टिंग है। आप वहाँ से जाके आप अपने होस्टिंग को परचेस कीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक और ऑन साइट रैंकिंग फैक्टर है जो मैंने अभी इस PPT में नहीं बताया है। तो वो ऑन साइट रैंकिंग फैक्टर्स है कॉन्टैक्ट अस पेज। तो अगर आप कॉन्टैक्ट अस पेज बनाते हैं तो गूगल को क्या सिग्नल जाता है कि ये जो वेबसाइट है ये अपने यूजर्स को हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहती है। तो ये गूगल को ट्रस्टेड वेबसाइट लगती है जिसका कॉन्टैक्ट अस पेज होता है। तो गूगल जो समझता है कि ये जो मेरे जो यूज़र्स हैं ये उससे हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, तो ये भी कॉन्टैक्ट अस पेज भी एक ऑन साइट रैंकिंग फैक्टर है, जिससे मैंने इस PPT में नहीं बताया, सॉरी। तो SSL एज अ रैंकिंग फैक्टर प्रूफ। अब SSL रैंकिंग फैक्टर का आप प्रूफ यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे HTTPS एज अ रैंकिंग सिग्नल। तो आप अपनी वेबसाइट में HTTPS यूज़ कीजिए और HTTPS के साथ साथ SSL भी यूज़ कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेडनेसडे अगस्त 6, 2014 को ये जो ब्लॉग है वो पब्लिश हुआ था। सिक्योरिटी इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर गूगल। वी इन्वेस्ट अ लॉट इन मेकिंग श्योर दैट आवर सर्विसेज यूज इंडस्ट्री लीडिंग सिक्योरिटी लाइक स्ट्रॉन्ग HTTPS encryption by default. That means that people using search, Gmail and Google Drive for example automatically have a secure connection to Google beyond our own stuff. We are also working to make internet safer more broadly. A big part of that is making sure that websites people access from Google are secure. For instance, we have created resource to help webmaster prevent and fix security branches on their sites. तो गूगल ने यहाँ साफ साफ बताया है कि जो वेबसाइट्स SSL सर्टिफिकेट और HTTPS पे रन करती है और जो SSL सर्टिफिकेट्स यूज़ करती हैं उनको वो वेबसाइट गूगल की नज़र में एक सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं। और गूगल भी जो चाहता है कि जो इंटरनेट है वो सेफ रहे और सिक्योर रहे। तो SSL और HTTPS एक रैंकिंग फैक्टर है, इसे आप आंख बंद करके विश्वास कर लो। ये दोनों एक बहुत ही मजबूत रैंकिंग फैक्टर है आपकी वेबसाइट के लिए। कि ऑन साइट रैंकिंग के कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 रैंकिंग फैक्टर्स और भी बताए गए हैं, साइट स्ट्रक्चर, साइट मैप, कॉन्टैक्ट अस पेज, जो कि मैं आपको अभी बता दिया हूँ कॉन्टैक्ट अस पेज क्यों ऑन साइट रैंकिंग फैक्टर होता है। तो बात कर लेते हैं साइट स्ट्रक्चर की। डोंट रैंडम लिंक आउट एनी पेज फ्रॉम योर होम पेज। तो आप अपनी वेबसाइट की होम पेज से किसी ऐसे वेबसाइट्स को लिंक मत दीजिए जो कि आपकी नज़र में एक बहुत ही छोटी वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट हो, उसे आप अपनी होम पेज से लिंक मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो जिस वेबसाइट को आपने अपने होम पेज से लिंक दिया है, यानी आपने होम पेज में आपने जिस वेबसाइट का URL दिया है, तो वो जो वेबसाइट है उसे मोस्ट पावरफुल बैकलिंक मिली है आपकी वेबसाइट से। अगर आप किसी वेबसाइट के होम पेज से अगर बैकलिंक ले लेते हो ना, तो वो मोस्ट पावरफुल बैकलिंक होती है आपके लिए। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैकलिंक होती है उस वेबसाइट की तरफ से आपके लिए। तो आने वाले वीडियोज़ में भी मैं बताऊँगा कि आपको किसी भी वेबसाइट के होम पेज से बैकलिंक कैसे लेना है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बना के डालूंगा और आप उसे देख सकते हैं।
सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज सम पेजेस एंड लिंक देम टू होम पेज। तो आपकी नज़र में अगर कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि हाँ ये मैं लिंक कर सकता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट भी है मेरी वेबसाइट के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप जो होम पेज पे आप उस जो वेबसाइट के जो लिंक दे रहे हैं ना, वो मोस्ट पावरफुल बैकलिंक है उसके लिए जिसको आपने लिंक दिया है। तो आपको साइट स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साइट मैप की। साइट मैप मैंने गूगल सर्च कंसोल में आपको क्लियर कर दिया था कि साइट मैप क्या होती है। अगर आप नहीं जानते हैं कि साइट मैप क्या होती है तो आप मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो उस वीडियो की लिंक दे दी है गूगल सर्च कंसोल की। आप उसमें जाकर सीख सकते हैं कि साइट मैप क्या होती है, गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, आप सीख सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इफ़ यू हैव साइट मैप देन गूगल विल रेगुलरली फेच योर साइट फॉर द अपडेट्स। अगर आपके वेबसाइट का जो आपकी वेबसाइट है उसका अगर एक साइट मैप है तो गूगल रोज जाएगा आपकी वेबसाइट को फेच करने के लिए। आपकी वेबसाइट को वो रोज इंडेक्स करेगा। जब भी आप कोई पोस्ट लिखोगे अपनी वेबसाइट में, जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखोगे अपनी वेबसाइट में, तो वो रेगुलरली जाएगा और गूगल फेच करेगा आपकी वेबसाइट को, इंडेक्स करेगा अपडेट्स के लिए। तो ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है, ये भी एक फास्टर रैंकिंग फैक्टर है गूगल में, साइट मैप। तो आप अपनी वेबसाइट का एक साइट मैप बना लो। तो तीसरा है कॉन्टैक्ट अस पेज, जो कि मैंने अभी बता दिया है आपको कॉन्टैक्ट अस पेज क्या होता है। पीपीटी बनाने में मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। गूगल प्रीफर साइट्स विद एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट। तो गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट में कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होना ही चाहिए, ताकि जो गूगल के यूजर्स हैं वो आपकी वेबसाइट में जो ब्लॉग पोस्ट पढ़ें और उन्हें कुछ आपसे अगर कोई काम हो तो वो आपको कांटेक्ट कर सकें। तो ये भी कॉन्टैक्ट अस पेज भी एक रैंकिंग फैक्टर है। एक और बात, आप जिस ईमेल से अपनी होस्टिंग ले रहे हो उसी ईमेल को आप कॉन्टैक्ट अस में प्रोवाइड करवाओ। मतलब कॉन्टैक्ट अस पेज में आप ये लिख दो कि अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप इस ईमेल पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, और जो ईमेल आप देंगे वो उसी ईमेल से आपकी जो होस्टिंग है वो परचेस होनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको बाद में पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। आपका जो ईमेल है और जिस ईमेल से आपने होस्टिंग परचेस की है उसी ईमेल को आपको कॉन्टैक्ट अस पेज में एज अ कॉन्टैक्ट देना है। तो ये एक रैंकिंग फैक्टर है जो आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। ये अभी आपको बचकाना लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। तो जो हमारा ऑन साइट रैंकिंग फैक्टर्स है वो बस इतना ही है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो अब हमारा आता है ऑफ साइट रैंकिंग फैक्टर्स। तो गूगल के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसे हम कहते हैं ऑफ साइट रैंकिंग फैक्टर्स। तो ये हैं गूगल के ऑफ साइट रैंकिंग फैक्टर्स। सबसे पहला है अननेचुरल लिंक्स, उसके बाद है गूगल डांस, उसके बाद है गूगल सैंडबॉक्स, और उसके बाद कुछ और स्लाइड्स हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अननेचुरल लिंक्स के बारे में। तो इफ़ यू हैव साइट अननेचुरल लिंक्स देन इट मे हर्ट योर गूगल रैंकिंग्स। डेडली एसईओ मिस्टेक्स के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आपको नेचुरली लिंक बिल्डिंग करना है, अननेचुरली नहीं। अगर आप अननेचुरली लिंक बिल्डिंग करते हो तो ये आपकी वेबसाइट को बहुत ही हर्ट करेगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में बहुत ही इफेक्ट डालेगा। और गूगल के जो कुछ एल्गोरिदम्स हैं आपको तुरंत पकड़ लेंगे। गूगल का जो पेंगुइन एल्गोरिदम है वो आपको तुरंत पकड़ लेगा कि आप ये जो बैकलिंक्स हैं वो अननेचुरली बना रहे हो और किसी को पैसे देकर बना रहे हो। तो आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैं बताऊंगा कि आपको नेचुरली लिंक बिल्डिंग कैसे करना है और डाइवर्सिटी मेंटेन करते हुए लिंक बिल्डिंग कैसे करना है, जिसे हम लिंक डाइवर्सिटी बोलते हैं, जो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि लिंक डाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है। और उसके लिए मैंने कुछ टेक्निक्स बना के रखी हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपको आने वाले वीडियोज़ में बहुत बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। तो नेचुरल लिंक बनाने के लिए आपको डाइवर्सिटी मेंटेन रखना होगा, आपको डाइवर्सिटी से लिंक बनाना होगा। जैसे मान लीजिए एक लिंक मेक मनी ऑनलाइन पे और दूसरा लिंक बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक लिंक बना रहे हैं मेक मनी ऑनलाइन पे और दूसरा लिंक बना रहे हैं मेक मनी ऑनलाइन 2019 पे, और ऐसे ही लिंक्स आप LSI लेटेंट सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स पर भी बना रहे हैं। मतलब आपका जो URL का मतलब आपका जो एंकर टेक्स्ट होगा वो होगा LSI कीवर्ड्स का, और उसके अंदर आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग पोस्ट का URL होगा जो आप किसी और वेबसाइट पे देंगे जो एक बैकलिंक का काम करेगी। तो आपको जो है इन सभी चीज़ों पे LSI कीवर्ड्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, एक लिंक डाइवर्सिटी है। मतलब मैं एक लिंक डाइवर्सिटी बना रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए, ताकि ये गूगल को नेचुरल लगे, अननेचुरल नहीं। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अब बात करते हैं गूगल डांस की। इफ़ यू विल ट्राई टू प्ले विथ एल्गोरिदम देन योर साइट विल टेम्पररली शेक अप इन रैंकिंग। अगर गूगल को पता चल गया कि आप उसके एल्गोरिदम से खेल रहे हो, उसके जितने भी एल्गोरिदम से आप उस एल्गोरिदम से खेल रहे हो, तो गूगल क्या करेगा, वो आपको गूगल डांस में डाल देगा। गूगल डांस कुछ ऐसा गूगल डांस एक गूगल का ही एल्गोरिदम आप मान सकते हैं। इसका गूगल ने पेटेंट भी लिया है, और पेटेंट की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया है गूगल पेटेंट लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप जाइए
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और गूगल का वो जो पेटेंट का जो लिंक है, आप वहाँ से जाके गूगल के पेटेंट्स देख सकते हैं कि गूगल डांस क्या है, कैसे वर्क करता है। तो पेटेंट में सब कुछ लिखा होगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो गूगल डांस भी एक ऑफसाइट रैंकिंग फैक्टर है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जिससे गूगल को पता नहीं लग सकेगा कि आप उसके एल्गोरिदम से खेल रहे हो। आई होप आपको गूगल डांस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसके आप पेटेंट को जाके पढ़ सकते हो। तो तीसरा है गूगल सैंडबॉक्स। अब ये गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है? तो गूगल सैंडबॉक्स के बारे में आपने टेक्निकल एसईओ के बारे में शायद थोड़ा बहुत सुना होगा, मैंने बोला है गूगल सैंडबॉक्स के बारे में। तो गूगल सैंडबॉक्स को एक बॉक्स होता है, एक टाइप का बॉक्स मान लीजिए, जिसमें किसी भी डोमेन या किसी भी नई वेबसाइट को 6 मंथ्स के लिए गूगल एक सैंडबॉक्स में रखता है, ये चेक करने के लिए कि ये जो वेबसाइट है कोई एक ट्रस्टेड वेबसाइट है कि नहीं, ये जो वेबसाइट है वो रैंकिंग के लायक है कि नहीं। तो न्यू साइट्स विल नॉट गेट बैकलिंक नेचुरली फास्ट एंड इफ डज देन गूगल विल पुट यू इन अ सैंडबॉक्स फॉर समटाइम्स टू वेरीफाई इट बाय ह्यूमंस। तो यहाँ पर आप 6-7 महीनों तक आपको नेचुरली बैकलिंक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गूगल उसे कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए सैंडबॉक्स में रख देगा। अपने जो गूगल के जो एम्प्लॉयर्स है वो वेरीफाई करेंगे आपकी वेबसाइट या आपके डोमेन को वेरीफाई करेंगे कि ये जो है ये रैंकिंग के लिए लायक है कि नहीं गूगल में, और ये ट्रस्टेड वेबसाइट है कि नहीं। तो ऑफसाइट रैंकिंग फैक्टर्स में कुछ और भी फैक्टर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक है बैकलिंक, दूसरा है प्रेस रिलीज लिंक और तीसरा है अनरिलेटेड साइट लिंक्स। तो बात कर लेते हैं बैकलिंक्स के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस टॉपिक है। सभी लोग, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बैकलिंक्स के बारे में जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि ये कितना बड़ा फैक्टर है रैंकिंग में, गूगल की रैंकिंग में कितना बड़ा फैक्टर है। यस, बैकलिंक्स आर डायरेक्ट गूगल रैंकिंग फैक्टर। तो ये जो बैकलिंक्स है वो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स हैं गूगल के। तो अ पेज विद लॉट्स ऑफ बैकलिंक विल रैंक हायर देन द अदर। अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट में बहुत से बैकलिंक्स बने हैं, बहुत ही ज़्यादा बैकलिंक्स बने हैं, तो आपका वो जो ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में या तो गूगल के फर्स्ट पेज में वो रैंक कर जाएगा। गूगल के फर्स्ट पेज के टॉप 10 रिजल्ट्स में वो रैंक कर जाएगा अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट में बहुत सारे बैकलिंक्स बने हैं। तो लिंक बिल्डिंग या बैकलिंक कैसे बनाते हैं मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। आप थोड़ा वेट कीजिए, वीडियो हम बना रहे हैं, हम बना के यूट्यूब पे डालेंगे और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दूसरा है प्रेस रिलीज लिंक। अब ये प्रेस रिलीज लिंक क्या होती है? Links from news can suddenly increase your ranking, but not too much useful for long run। तो जो बड़ी बड़ी न्यूज़ की वेबसाइट होती हैं, जैसे आज तक हो गया या न्यूज़ 18 की जो वेबसाइट हो गई, तो ये जो न्यूज़ की जो वेबसाइट्स हैं इनकी बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़े बड़े एसईओ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेंट राइटर्स बैठे होते हैं। तो इनकी जो टीम है ये बहुत बड़ी होती है, इसीलिए जो न्यूज़ की जो वेबसाइट्स हैं वो टॉप में रैंक करती हैं गूगल की। गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं वो टॉप में रैंक करती हैं जो न्यूज़ साइट्स होती हैं। कोई न्यूज़ वेबसाइट ने आपको लिंक दे दिया तो आपकी जो रैंकिंग्स है उसमें कुछ महीने तक इंप्रूवमेंट रहेगी। जो आपकी जो रैंकिंग्स है गूगल के जो फर्स्ट पेज है उसके टॉप 10 रिजल्ट्स में कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक आपकी रैंकिंग बनी रहेगी, लेकिन लॉन्ग रन के लिए यूज़फुल नहीं है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर टिक नहीं सकते, आपको कोई ना कोई बीट कर देगा वहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो लॉन्ग रन होती है इसके लिए वो यूज़फुल नहीं है। क्या यूज़फुल है मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आपको कैसे एडवांस कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे आपको रैंकिंग अपनी मेंटेन रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए, सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यूज़ वेबसाइट से भी लिंक मिले तो एक हारो नाम की वेबसाइट है haro.com, या तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं HARO और सर्च करेंगे तो हारो की वेबसाइट्स आ जाएंगी। आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। और जो हारो की वेबसाइट है, जो उनके जो एम्प्लॉयर्स है वो आपको कुछ टास्क देंगे कि इस टॉपिक पर आप वर्क कीजिए, इस टॉपिक पर आप वर्क कीजिए, तो आपको हमारी तरफ से एक बैकलिंक दिया जाए। तो आई होप आपको प्रेस रिलीज लिंक समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अनरिलेटेड साइट लिंक्स के बारे में। तो व्हाट इज अनरिलेटेड साइट लिंक? साइट्स विद अनरिलेटेड लिंक्स विद गेट अ रैंकिंग अटैक फ्रॉम गूगल। अब ये अनरिलेटेड क्या होता है? तो अनरिलेटेड मतलब होता है अनरिलेवेंट। जो वेबसाइट्स, मान लीजिए आपकी वेबसाइट की नीश है कुकिंग और आप किसी टेक्नोलॉजी वाले वेबसाइट से लिंक ले रहे हो, आप किसी गेमिंग वाले वेबसाइट से लिंक ले रहे हो, या आप चाहे तो आप किसी न्यूज़ वेबसाइट से लिंक ले रहे हो, तो ये अनरिलेटेड साइट लिंक्स हो गई, ये अनरिलेवेंट साइट लिंक्स हो गई। आप इसे अनरिलेटेड या अनरिलेवेंट भी बोल सकते हो। मतलब ऐसी साइट्स जिससे आपकी जो वेबसाइट का जो कंटेंट है उससे कोई कनेक्शन ही ना हो, आपको रेलेवेंसी मेंटेन करना होगा। जो वेबसाइट आपकी नीश में आती है आपको उसी वेबसाइट से लिंक लेना है, तो ये जो हो गया ये रिलेटेड और रिलेवेंट। मतलब आप ही के नीश में कोई किसी वेबसाइट ने आपको लिंक दिया है, मतलब आपकी जो वेबसाइट है जो आपकी वेबसाइट है वो उस नीच में बहुत फेमस है। मतलब जो आपकी वेबसाइट है वो कुकिंग नीच में बहुत फेमस है, इसलिए कुकिंग नीच वाले वेबसाइट ने आपको लिंक दिया है।
ये गूगल को सिग्नल जाएगा और गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देगा। तो आपको याद रखना है, आपको रेलेवेंट वेबसाइट से लिंक लेना है। अगर आप कुकिंग निश में है तो आपको कुकिंग वेबसाइट से ही लिंक लेनी है। अगर आप गेमिंग में है तो आपको गेमिंग वेबसाइट से लिंक लेनी है। तो आपको नीश पे फोकस करना है कि आप कौन सी नीश पे हो और आपकी कौन सी नीश से लिंक लेना है। तो आपको रेलेवेंसी मेंटेन करके चलनी है, आपको रेलेवेंट वेबसाइट से ही बैकलिंक बनाना है। और ये रेलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक कैसे बनाना है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही यूट्यूब पर वीडियोस बना के डालूंगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस डालें उसके अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएं और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आप देख सकते हैं 3 और ऑफसाइट रैंकिंग फैक्टर्स हैं। तो पहला है एंकर टेक्स्ट लिंक्स, दूसरा है पेंगुइन शो और तीसरा है हैक्ड साइट। तो सबसे पहले बात करते हैं एंकर टेक्स्ट लिंक की। तो व्हाट इज एंकर टेक्स्ट लिंक्स हेल्प्स बट यूज ऑफ टू मच विल हर्ट योर रैंकिंग। तो आपकी जो एंकर टेक्स्ट की जो लिंक्स है वो थोड़ा बहुत तो हेल्प करती है, लेकिन वो बहुत हर्ट करती है आपकी रैंकिंग में। अगर तो इस एंकर टेक्स्ट लिंक्स आपको कैसे बनानी है मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अगर आप एंकर टेक्स्ट की जो लिंक्स है वो 100% नेचुरली बनाते हो तब आप गूगल आपको बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता। गूगल का जो पेंगुइन एल्गोरिथम है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता। ये मैं गारंटेड आपको बोलता हूँ। आप गूगल के जो पेंगुइन एल्गोरिथम है उससे मैं आपको बचाऊंगा। बिलीव मी, मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको सब बताऊंगा। आपको कैसे 100% एंकर टेक्स्ट लिंकिंग करनी है मैं आपको सब बताऊंगा। आप थोड़ा वेट कीजिए। अब बात करते हैं पेंगुइन शो की। तो अब ये पेंगुइन शो क्या होता है? साइट्स दैट गेट हिट बाय पेंगुइन अपीयर्स लेस इन सर्च रिजल्ट्स, स्टे सेफर फ्रॉम पेंगुइन। मतलब जिन वेबसाइट्स को पेंगुइन एल्गोरिथम है वो पकड़ लेता है, वो हिट कर देता है पेंगुइन एल्गोरिथम उन वेबसाइट्स को, तो वो जो वेबसाइट्स हैं वो हमेशा के लिए सर्च रिजल्ट्स में बहुत ही कम अपीयर होते हैं। मतलब जो उस वेबसाइट्स की जो पोस्ट है उसकी इंप्रेशंस बहुत ही कम आते हैं, वो बहुत ही कम आते हैं गूगल के सर्च रिजल्ट्स में। मतलब किसी ने मतलब मान लीजिए आपका जो निश है वो कुकिंग है, तो अगर कुकिंग कोई सर्च करता है तो वो जो कुकिंग के जो सर्च हैं उसमें आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत कम बार दिखाई देगी। मतलब 1 लाख लोग सर्च करते हैं तो कम से कम 10,000 बार ही आपकी वेबसाइट दिखाई देगी। 1 लाख में से 10,000 बार ही आपकी वेबसाइट दिखाई देगी और उन 10,000 में से बहुत ही कम लोग क्लिक करेंगे। आप तो जानते हैं कि इंप्रेशंस जितने आते हैं उनके 1/4 ही क्लिक्स आते हैं। आप तो जानते हैं कि जितने इंप्रेशंस आते हैं उनके 1/4 ही क्लिक्स आते हैं आपकी वेबसाइट पर। अगर आपका इंप्रेशंस आ रहा है 20,000 30,000 तो आपको जो क्लिक्स हैं वो 5,000 या 5, 6 या 7 या मैक्सिमम 10,000 तक मिल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो अगर आप पेंगुइन एल्गोरिथम की तरफ से पकड़ लिए गए हो तो आपकी जो वेबसाइट्स में जो इंप्रेशंस है वो बहुत ही कम आएंगे। आपकी वेबसाइट किसी भी कीवर्ड पर, आपकी नीश की किसी भी कीवर्ड पर बहुत ही कम अपीयर होगी। मतलब आपके इंप्रेशंस बहुत ही कम आएंगे। अगर इंप्रेशंस कम आएंगे तो आपके क्लिक्स भी बहुत कम आएंगे आपकी वेबसाइट पर और आपका CTR भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर CTR अच्छा नहीं रहेगा तो रैंकिंग भी बहुत डाउन चली जाएगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन कैसे करके चलना है और आपको पेंगुइन एल्गोरिथम ना पकड़ ले, इससे भी आपको कैसे बच के चलना है, ये मैं सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आप थोड़ा वेट कीजिए। सो स्टे सेफ फ्रॉम पेंगुइन, डोंट बिल्ड टू बैकलिंक्स वेरी ऑफ्टन। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बैकलिंक्स नहीं बनाना है, आपको नेचुरली लिंक डाइवर्सिटी मेंटेन करके बैकलिंक्स बनाना है, जो कि मैं आपको एडवांस SEO में बताऊंगा कि कैसे आपको ये सब चीज़ें करनी है। आई होप आपको पेंगुइन शो के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हैक्ड साइट्स की। अब आपने हैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा कि हैकिंग क्या होती है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि हैकिंग क्या होती है। इफ़ योर साइट विल गेट हैक्ड देन योर कंप्लीट साइट विल गेट आउटरैंक इन अ सेकंड। तो अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई तो आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ ही सेकंड में, कुछ ही क्षणों में आपकी वेबसाइट गूगल की रैंकिंग से बाहर हो जाएगी। जितनी भी ब्लॉग है, जितनी भी पोस्ट है आपकी वेबसाइट में, वो सारी आपकी जो वेबसाइट है रैंकिंग से बाहर हो जाएंगी। आप एग्जांपल देख सकते हो कि सर्च इंजन लैंड की एक वेबसाइट है जो अभी के टाइम में काफ़ी अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं SEO में काफ़ी अथॉरिटेटिव वेबसाइट है searchengineland.com, जो कि एक बार हैक हुई थी किसी एनोनिमस के द्वारा। हैक होने के बाद उसकी जो जितनी भी ब्लॉग पोस्ट थी, जितनी भी रैंकिंग थी उसकी ब्लॉग पोस्ट की, सभी कुछ सेकंड्स में ही वो आउट रैंक हो गई। तो इससे बचने के लिए आपको वर्डप्रेस यूज़ करना होगा और आपको ऐसा पासवर्ड लगाना होगा, ऐसा यूज़र नेम लगाना होगा जिसे बस आप ही को पता हो। ना तो आप अपने किसी फ्रेंड को बताओ, ना आप किसी और को बताओ। आपकी वेबसाइट को आपका वेबसाइट को जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो आप सबसे अच्छा रखो। अगर आपको हैकिंग से बचनी है तो या तो कुछ और प्लगइन्स आती हैं सिक्योरिटी की, जैसे वर्डफेंस हो गया, या और भी प्लगइन्स होती हैं, और भी बहुत सारी सिक्योरिटी प्लगइन्स होती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। कुछ प्लगइन्स मैं आपको सिक्योरिटी में आपको फ्री दूंगा। कुछ प्लगइन्स हैं सिक्योरिटी के जो भी मैं आपको फ्री दूंगा, वो प्रीमियम प्लगइन्स है, वो कोई नल्ड प्लगइन्स नहीं है। उन प्लगइन्स में वो प्लगइन्स मैंने खुद से परचेस किए हैं, जिसका मैं इनवॉइस भी आपको दिखा दूंगा। तो आने वाले वीडियोज़ में उन सभी प्लगइन्स को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर के बारे में, जो कि SEO का एक रैंकिंग फैक्टर है, आपकी वेबसाइट का एक रैंकिंग फैक्टर। तो ऑन पेज रैंकिंग के फैक्टर्स होते हैं
आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा है कीवर्ड्स इन टाइटल, कीवर्ड्स इन H1 टैग्स, लेंथ ऑफ द कंटेंट। तो ये जो आपका जो ब्लॉग पोस्ट है ये उससे रिलेटेड है ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कीवर्ड्स इन टाइटल। योर कीवर्ड्स मस्ट बी इन द टाइटल, येस इट इज़ द गूगल रैंकिंग फैक्टर। तो आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपके टाइटल में प्रेजेंट रहना चाहिए। तो आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आप जो टाइटल देंगे अपनी वेबसाइट का, जैसे आप H1 जो टैग होते हैं, H2 टैग होते हैं, H3 टैग होते हैं, तो H1 में तो आपको देना ही देना है, तो आपको साथ में H2 और आपको H3 में देना है। और आपको ऐसे कीवर्ड्स को मेंटेन करना है ताकि जो वो जो कीवर्ड्स आप दे रहे हैं वो कीवर्ड स्टफिंग ना कहलाए। वो आपको कुछ कंटेंट में भी वो आपको कुछ अपने जो आर्टिकल है उसके अपने कंटेंट में भी कुछ कीवर्ड्स देने हैं, अपने फोकस कीवर्ड्स कुछ कंटेंट में भी देने हैं और कुछ आपको अपने टाइटल में भी देने हैं। मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि टाइटल किसे कहते हैं और कंटेंट किसे कहते हैं, ये मैं आपका क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या होती है। तो अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट में हूँ, तो ये जो देख सकते हैं इसे टाइटल बोलते हैं। तो आपका जो फोकस कीवर्ड है, आप यहाँ पे अपना जो आपका जो कंटेंट का जो टॉपिक है आप जिसके बारे में लिख रहे हो, आप क्या करो कि आप अपना फोकस कीवर्ड यहाँ डाल दो और यहाँ पे एक इसे डिवाइड करके, मतलब यहाँ पे एक डंडा खींचकर यहाँ पे आप अपना टॉपिक का नाम लिख। तो यहाँ पे एक तो क्या होगा, ये आपका फोकस कीवर्ड हो गया और यहाँ पे आपने जो डिवाइडर यूज़ करके यहाँ पे आपने कंटेंट का टॉपिक लिख दिया कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ अपना जो हेडिंग है, जो टाइटल है, आपको बनाना है। और यहाँ पे कुछ जो आपका फोकस कीवर्ड है ये आपको कंटेंट के यहाँ बीच बीच में कहीं भी अगर फिट हो सके तो आप डालिए, अगर ना फिट हो सके तो मत डालिए। आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, आपको ध्यान में रखना है कि आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइटल किसे कहते हैं और कंटेंट किसे कहते हैं। और टाइटल में आपको फोकस कीवर्ड डालना है और आपको कंटेंट में भी डालना है। तो ऑल दिस सर्च इंजन्स रेकमेंड्स दिस टेक्निक। तो जितने भी सर्च इंजन है, चाहे वो गूगल हो गया, वो बिंज हो गया, वो एंडेक्स हो गया, वो बाइडू हो गया, तो जितने भी सर्च इंजन है इस दुनिया में वो रेकमेंड करते हैं इस टेक्निक को कि आप जो है अपने टाइटल में अपने फोकस कीवर्ड को यूज़ करो। जिस कीवर्ड पर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हो उसके टाइटल में और उसके कंटेंट में आप अपने फोकस कीवर्ड को मेंशन कीजिए, मतलब वहाँ पर डालिए आप। तो आपको कीवर्ड्स इन टाइटल समझ में आ गया होगा। तो कीवर्ड्स इन H1 टैग, तो आपका जो H1 टैग होता है, मैंने बताया कि आपको H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग उसमें आपको डालना होगा। तो कीवर्ड्स इन H1 टैग, कीवर्ड्स इन H1 टैग्स, तो आपको जो है अपने H1 टैग में अपने कीवर्ड्स को डालना होगा। आप चाहे तो H2 टैग्स में भी डाल सकते हैं, H3 टैग्स में भी डाल सकते हैं अगर डालने लायक हो तो आप, लेकिन आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। आप H1 टैग्स में भी डाल सकते हैं, H2 टैग्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप कीवर्ड स्टफिंग ना कर दें। यस इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रैंकिंग फैक्टर। तो ये एक बेस्ट रैंकिंग फैक्टर है ऑन पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ योर कीवर्ड विल बी प्रेजेंट इन H1 टैग और हेडलाइन, देन गूगल विल गिव यू अ रैंकिंग बूस्ट। तो आपकी जो कीवर्ड है वो H1 टैग्स में भी है और आपके टाइटल में भी है। इफ़ योर कीवर्ड विल बी प्रेजेंट इन H1 टैग्स और हेडिंग्स, देन गूगल विल गिव यू अ रैंकिंग बूस्ट। तो अगर आपका जो कीवर्ड है, जो आपका फोकस कीवर्ड है और आपके जो फोकस कीवर्ड का सिनोनिम है, अब ये सिनोनिम क्या होता है, तो सिनोनिम वो होते हैं जैसे मान लीजिए कोडिंग एक कीवर्ड है, तो लर्न कोडिंग इन हिंदी ये उसका सिनोनिम हो गया, मतलब उससे रिलेटेड कीवर्ड हो गया। तो ये होता है सिनोनिम। तो आपका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड भी लिखना है और सिनोनिम भी डालना है। H1 टैग आप चाहे तो और भी हेडिंग्स में इसे यूज़ कर सकते हैं, H2 हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, H3 हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं और आपके टाइटल में भी यूज़ कीजिए। अब ये टाइटल मतलब ये हो गया आपका जो हेडलाइन होता है। आप कुछ भी जो ब्लॉग पे सर्च करते हो, मान लीजिए आपने SEO सर्च किया गूगल पे, तो जितने भी रिजल्ट्स आते हैं उनमें एक हेडलाइन लिखी होती है। जैसे आपने कोडिंग सर्च किया, आपने गूगल पे कोडिंग सर्च किया तो कोडिंग के कुछ रिजल्ट्स आ गए, लर्न कोडिंग इन हिंदी, आपको बड़ा सा टाइटल लिखा हुआ आ गया, तो उन्हें टाइटल्स कहते हैं। तो आप अपने कीवर्ड्स को है वो टाइटल में भी मेंशन कीजिए ताकि उन्हें रैंकिंग मिले, ऑन पेज SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंकिंग मिले। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ द कंटेंट की। These days, no one wants to get basic information. Everyone wants to be educated with full details. तो आज के ज़माने में, आज के टाइम में कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी चाहते हो कि आपको SEO के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ना मिले, आपको SEO के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिले। तो ये जो टर्म है ये ब्लॉग पोस्ट पे भी यूज़ होता है, ये कंटेंट राइटिंग में भी यूज़ होता है। नो वन वांट्स टू बेसिक नॉलेज इन दिस टाइम। तो अभी के टाइम में कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता, आपको फुल डिटेल्स अपने ब्लॉग पोस्ट पे प्रोवाइड करना होगा, फुल एजुकेटेड डिटेल्स। मतलब आपने उस फील्ड में एक्सपीरियंस किया है और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपने बहुत से चीज़ें लिखी हैं। ऐसा नहीं कि कोई नौसिखिया आ गया और वो चीज़ें लिख दिया, नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपका जो कंटेंट है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। अगर आपको नहीं भी आता है तो बुक्स पढ़िए, कहीं भी कोई भी ब्लॉग पोस्ट पढ़िए, कोई वीडियो देखिए, वहाँ से नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद अपने ब्लॉग पोस्ट पर लिखिए, अपने कॉन्टेंट को लिखिए
और पूरी इन्फॉर्मेशन और फुल डिटेल्स में लिखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गूगल के कुछ एल्गोरिदम से भी बच जाते हैं और आपका जो कंटेंट का लेंथ है वो भी 5 से 7 हज़ार वर्ड्स का हो जाता है, 4-5 हज़ार वर्ड्स का हो जाता है। तो अपना जो लेंथ ऑफ द कंटेंट है वो इन्फॉर्मेशन से इम्प्रूव कीजिए, आपका जो कंटेंट का लेंथ है वो आप इम्प्रूव कीजिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। अगर आप लंबा कंटेंट लिखते हो तो वो गूगल में जल्दी रैंक होती है और गूगल के फर्स्ट पेज के टॉप 10 रिजल्ट्स में रैंक होती है। आप जितनी भी वेबसाइट्स खोल के देख लो, आप जितने भी वेबसाइट्स रैंक होते हैं गूगल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पोजीशन पर रैंक होती है, उन्होंने बहुत ही लंबा कंटेंट लिखा होता है किसी टॉपिक के बारे में, तभी वो रैंक हुई है। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जो रिजल्ट है उन्होंने यूज़ किया है CTR और ड्वेल टाइम का, प्लस लेंथ ऑफ द कंटेंट, उन्होंने लंबा कंटेंट भी लिखा है, प्लस CTR और ड्वेल टाइम भी उन्होंने अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव किया है, तभी उसकी वेबसाइट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिजल्ट पे रैंक हुई है। तो आपको जो है, आपको लेंथ ऑफ द कंटेंट, अपने कंटेंट को लंबा लिखना है, 4-5 हज़ार वर्ड्स का लिखना है, तभी वो गूगल में रैंकिंग के लायक होगा। ऐसे अगर आप 500-600 वर्ड्स का लिखेंगे तो वो कोई मैटर नहीं करता, वो कभी भी आपका जो कंटेंट है रैंक नहीं होगा। तो अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी लो है और आप चाहते हो कि 4-5 हज़ार वर्ड्स, अगर आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी जो है वो लो है और आप चाहते हो कि आप 500-600 या 1000 वर्ड्स में ही रैंक हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 4-5 हज़ार वर्ड्स का लिखना ही है, क्योंकि आप जो है एक नए ब्लॉगर हो। आपको जो गूगल है वो आपको एक नए ब्लॉगर की नज़र से देख रहा है, वो इतनी जल्दी आपके कंटेंट को रैंक नहीं करेगा। अगर आप उनके यूज़र्स को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे तभी वो आपके कंटेंट को रैंक करेगा। अब बात करते हैं ऑन पेज रैंकिंग के कुछ फैक्टर्स की। ऑन पेज के कुछ और भी रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, आप देख सकते हैं। एक कीवर्ड डेंसिटी है, एक LSI कीवर्ड्स है, एक रेन इक्वल्स टू कैनोनिकल टैग भी होते हैं। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। कीवर्ड डेंसिटी मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि कीवर्ड डेंसिटी, मान लीजिए आपका नीश है गेमिंग, आप गेमिंग नीश के टॉपिक पर आप ब्लॉग लिख रहे हो, तो आप मान लीजिए 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहे हो, तो आप 1000 वर्ड्स में से वो जो कीवर्ड्स है वो आपके कंटेंट में कम से कम 10 बार होने चाहिए कीवर्ड डेंसिटी के हिसाब से। कीवर्ड डेंसिटी के हिसाब से अगर आप 2000 वर्ड्स का लिख रहे हो तो आपका जो फोकस कीवर्ड है वो 20 बार होना चाहिए। 3000 वर्ड्स का लिख रहे हो तो आपका जो फोकस कीवर्ड है वो 30 बार होना चाहिए। या एक योस्ट एसईओ की प्लगइन आती है, वो आपको कीवर्ड डेंसिटी बता देगी कि आपको कितना रखना है। तो आप योस्ट एसईओ प्लगइन को फॉलो करके कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जस्ट इंसर्ट योर कीवर्ड्स नेचुरली फॉर सम टाइम, तो आपको अपने कीवर्ड्स को नेचुरली इंसर्ट करना है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है कीवर्ड को इंसर्ट करने के लिए, नहीं तो ये कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगी। आपको अपने कीवर्ड्स को अगर फिट हो सकते हैं तो नेचुरली फिट कीजिए, उसमें ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, नहीं तो वह कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगी। अब बात करते हैं LSI कीवर्ड्स की। LSI कीवर्ड्स हेल्प वेरी मच टू मेक गूगल अंडरस्टैंड योर कंटेंट। तो जो LSI कीवर्ड्स होते हैं वो गूगल को आपका कंटेंट समझने में बहुत ही अच्छे से समझने में मदद करते हैं। एक्चुअली LSI कीवर्ड्स का मतलब होता है लैटिन सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। तो वो जो LSI कीवर्ड्स होते हैं वो हाई सर्चेबल कीवर्ड्स होते हैं। जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे जाइएगा तो आपको रिलेटेड सर्च करके एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, वही होते हैं LSI कीवर्ड्स, जो कि लोग बहुत हाई जो कि लोग बहुत सर्च करते हैं और वो हाई सर्चेबल कीवर्ड्स भी होते हैं, तभी गूगल उन्हें सजेस्ट करता है। और LSI कीवर्ड्स जो होते हैं वो एक ही कीवर्ड में 2 कीवर्ड होते हैं। एक आपका फोकस कीवर्ड में ही 2 कीवर्ड छुपा होता है। जैसे मान लीजिए मेक मनी ऑनलाइन मेरा एक कीवर्ड है, तो उसमें क्या होता है, मेक मनी ऑनलाइन होता है प्लस 2021 ऐसे करके कीवर्ड्स होते हैं, मेक मनी ऑनलाइन 2021। तो ये एक LSI कीवर्ड्स हो गया जिसमें 2 कीवर्ड्स छुपे हैं, एक मेक मनी ऑनलाइन और एक मेक मनी ऑनलाइन 2021। LSI keywords just help Google to find meaning of 2 words with same spelling, Apple versus Apple। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताया है। LSI keywords एक 2 वर्ड होते हैं। जैसे आप गूगल में एप्पल सर्च करते हैं तो आपको एप्पल फ्रूट दिखाएगा। अगर आप एप्पल वर्सेस एप्पल सर्च करते हैं तो आपको एप्पल फ्रूट और एप्पल कंपनी दिखाएगी। तो ये होते हैं LSI कीवर्ड्स जिस कीवर्ड में एक नहीं 2 कीवर्ड छुपे होते हैं, और जिसका जो अगर आप उस कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल आपको 2 चीज़ें दिखाती है। तो एक कीवर्ड में 2 का फ़ायदा। तो आई होप आपको LSI कीवर्ड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने LSI कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से समझाया है। आप उन वीडियोस को देख के LSI कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब बात करते हैं रेल इक्वल्स टू कैनोनिकल की। हेल्प्स टू प्रिवेंट योर साइट फ्रॉम कॉपीड कंटेंट। तो रेल इक्वल्स टू कैनोनिकल क्या होती है, वो आपकी साइट को बचाती है कॉपीड कंटेंट से। मान लीजिए आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा, तो उस ब्लॉग पोस्ट के बहुत से URLs बनते हैं। एक बनता है आपका example.com, आप मान लीजिए example.com/yourpost, और एक बनता है example.com/yourpost $1 और इसी टाइप्स के कुछ और URLs बनते हैं। तो जब गूगल के बॉट्स आपके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने आते हैं तो वो देखते हैं कि आपका जो URL है बहुत सारा है, आपके जो वेबसाइट का URL है वो तो 2-3 में मौजूद है, तो वो किसको इंडेक्स देगा और किसको अथॉरिटी देगा। तो
गूगल क्या होता है, गूगल के बॉट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हमें अथॉरिटी देनी चाहिए, कौन सा कंटेंट रियल कंटेंट है। तो यहाँ पे तो आपका जो कंटेंट का यूआरएल है वो 3-4 हो गया और आपका कंटेंट एक ही है, तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि उसे किसको अथॉरिटी देनी चाहिए। तो ये चीज़ हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं रेल इक्वल्स टू कैनोनिकल टैग की, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझाया है कि रेल इक्वल्स टू कैनोनिकल टैग क्या होती है। आप वहाँ पे जाके अच्छे से सीख सकते हो। इफ़ यू नॉट अस दिस व्हेन यू कॉपी समवन्स कंटेंट देन योर रैंकिंग विल स्टक। तो अगर आपने किसी का कंटेंट कॉपी भी नहीं किया है, फिर भी अगर आप रेल इक्वल्स टू कैनोनिकल टैग का यूज़ नहीं करते हो, तो आपने जो कंटेंट लिखा है उसका क्या हो गया, 3 यूआरएल हो गया। अब 3 यूआरएल हो गया तो वो 3 कंटेंट भी हो गया। मतलब गूगल ने समझ लिया कि ये 3 यूआरएल नहीं है, ये 3 कंटेंट है। तो ये क्या हो गया, गूगल को क्या मैसेज गया कि आप जो है कि आप कंटेंट को कॉपी कर रहे हो, कॉपी करके अपने वेबसाइट में पेस्ट कर रहे हो। तो गूगल इसे एक कॉपीराइट मान लेता है और वो आपकी साइट की रैंकिंग को डाउन कर देता है। तो आप जब भी कोई भी पोस्ट लिखे उस पर रेल इक्वल्स टू, आप जब भी कोई पोस्ट लिखे, आप जब भी कोई वेबसाइट बनाए, उसमें रेल इक्वल्स टू कैनोनिकल टैग इंप्लीमेंट कर दें, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि कैसे इंप्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट में। आप चाहे तो अपने ब्लॉग पोस्ट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक योस्ट एसईओ नाम की प्लगइन आती है जिसके प्रीमियम वर्जन में ये फीचर है कि आप कैनोनिकल टैग दे सकते हो अपने ब्लॉग पोस्ट की, ताकि जो गूगल के बॉट से आपका जो ब्लॉग पोस्ट है उसे कोई कॉपीराइट ना माने। तो वो प्लगइन मैं आपको आने वाले वीडियोस में जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको कि आपको कैसे कंटेंट लिखना है, उसमें आपको ये प्लगइन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। और ये जो प्लगइन्स मैं दे रहा हूँ उसका मैं इनवाइस दिखा दूंगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये जो प्लगइन है एक रियल प्लगइन है, कोई नल्ड प्लगइन नहीं है। सो आई होप आपको ये जो तीनों फीचर्स है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछिए। और एक और बात फ्रेंड्स, हमारा एक फेसबुक पेज भी है, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए और उसे लाइक कर दीजिए। जो कंटेंट मैं यूट्यूब पे डालता हूँ वैसा ही सेम कंटेंट मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ। वहाँ पे मैं रेगुलरली कंटेंट अपडेट करता हूँ, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हो। आप चाहे तो यूट्यूब पर भी देख सकते हो और फेसबुक पर भी देख सकते हो, आप कहीं भी देख सकते हो। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर भी मैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। इस कंटेंट में मैंने जितना भी मटेरियल बताया है वो उसका सारा मटेरियल मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।